that V is finite dimensional and T is in linear transformation from V to V, then a subspace W of V is said to be T invariant if the image of W under T remains within W, right? And then we saw that the null space and the whole space were trivially examples of T invariant subspaces. Then I also told you towards the end that we take X to be an eigenvector of T or a characteristic value of this T, then the eigenspace, that is the subspace of V, will be generated by X, which will consist of all scalar multiples of X. This is also an example of a subspace of V invariant at T, because what is going to happen? Because what is going to happen is that given any element of this, कैसा होगा देखने में कैसा होगा, ऐसा होगा, where alpha is a scalar. So we can see that the image of this element will be equal to, because this linear transformation, you can pull the scalar out and you can rewrite this thing as alpha times Tx. And because this X was not just any element, X was an eigenvector. So यहाँ पर एक चीज छिपी हुई है. Therefore, T of X is equal to lambda of X for some lambda in F. क्योंकि eigenvector है, so this implies that T of X is equal to lambda times X. So this I can rewrite as alpha into lambda X, and because we are a vector space, we can pull this lambda out, and I can write this thing like this. और ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी इसी को बिलोंग करेगा. अगर आप जरूरत समझे इसका नाम दे दीजिए अल्फा डैश बोल दीजिए. So these are the form, this is again of the form some scalar multiple of X, therefore this belongs to this thing. तो आपने X, तो उसकी इमेज फिर वापस के अंदर चली जाएगी. अगर ये आपका W इसको डिनोट करते हैं, then you find that the image of each element of W is again in W. Therefore, this is a T invariant subspace. तो ये एक एग्जांपल थी और इसको हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे, इसलिए आप याद रखिएगा कि अगर कोई आइगन वेक्टर दिया हुआ है तो उससे जो स्पेस जनरेट होगा, जिसको कि लोग बोलते हैं आइगन स्पेस ऑफ एक्स बोलते हैं, तो वो जो होगा वो भी एग्जांपल होगा एक टी इनवेरिएंट सबस्पेस का. ओके, so now we will start fresh. हम जा रहे हैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे. ठीक है, चलें? Should I move to the next whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Good. तो अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? V some finite dimensional vector space where F of dimension से n, T मान लीजिए ये है, and W is a T
इनवेरिएंट सब स्पेस ऑफ, ये इतनी चीजें दी हुई है, ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है एक फाइनल डायमेंशन वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, देन अगर W इसका सब स्पेस, then we can talk about the quotient space. तो quotient space से यहां तक, right, you can define a map, उसको हम डिनोट करेंगे by T bar, define T bar as T bar of, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, लेफ्ट कोसेट्स से ऑफ द फॉर्म x प्लस डब्ल्यू, कुछ लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऑल्सो डिनोट एस, कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, जो आपको पसंद हो। सो दिस वी डिफाइन एज, तो आपको चाहिए यहाँ का एलिमेंट, तो ये जो टी जो था यहां से यहां तक था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore t is a linear transformation from V to V, ये तो पहले से ही दिया हुआ है। तो हम ये जो हमको ये जो x है, आई टेक टी एक्स, तो चूंकि x यहां पर था, टी एक्स यहां चला जाएगा, लेफ्ट कोसेट मिला का वो ले लेंगे। तो फॉर एवरी एलिमेंट हियर आई गेट एन एलिमेंट हियर, डिफाइन दिस, देन नंबर 1, this is well defined. Number 2, this is Ilya function. That is, this belongs to, हेलो yes, सर, वो लास्ट पॉइंट बस हुआ कौन सा लास्ट पॉइंट, सर, वो tx प्लस 2 w लिखा है सर, एक बार वो बता दीजिए क्यों लिखा है, क्यों, हाँ अब तो डिफाइन कर रहे हैं ना, डिफाइन तो हमारी आजादी है, क्यों नहीं होता है इसमें, जब डिफाइन करते हैं तो जो जिसके पास भी कमान है वो डिफाइन कर रहा है। ओके सर। अब ये बात दूसरी है कि डिफाइन करने के बाद जो कह रहा है वो ठीक है कि नहीं, उस पर क्वेश्चन कीजिए, साहब आपकी डेफिनेशन तो ऐसी थी, ये कैसे हो गया, लेकिन डेफिनेशन क्यों ऐसी है, इस पे कोई सवाल थोड़ी ना उठेगा, है ना। तो हम डिफाइन एक प्रपोज करें, एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, जिसको ऐसे डिफाइन करना है, ठीक है, ऐसे डिफाइन करना है, तो इसके बाद जो कह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, उस पर आप क्वेश्चन उठाइए, ये तो हम डिफाइन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये तो आपका क्वोशिएंट स्पेस है, क्वोशिएंट स्पेस है, तो आपको मालूम है कि x plus w can be equal to y plus w also without x being equal to y. दो लेफ्ट कोसेट्स, एक लेफ्ट कोसेट बाई x है, एक लेफ्ट कोसेट बाई y है, they can be equal without x being equal to y. आपको मालूम है कि x plus w is equal to y plus w कब होता है बताइए, किसी को याद होगा, if and only if x minus y belongs to w। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हमने यहाँ पर, अगर ये मैप है तो एक एलिमेंट की इमेज एक ही मिलनी चाहिए, अलग अलग जगह नहीं जाना चाहिए। अगर हमने यहाँ दो एलिमेंट्स ले लिए, मान लीजिए x प्लस डब्ल्यू और y प्लस डब्ल्यू, तो x प्लस डब्ल्यू की इमेज हो जाएगी tx प्लस डब्ल्यू, और y प्लस डब्ल्यू की एलिमेंट हो जाएगी ty प्लस डब्ल्यू। अगर मान लीजिए कि x प्लस डब्ल्यू बराबर y प्लस डब्ल्यू के हो जाता है, तो ये फंक्शन तभी हो पाएगा कि जबकि इनकी इमेजेस बराबर हो, यानी कि tx प्लस डब्ल्यू बराबर ty प्लस डब्ल्यू निकलना चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हमने एक ही एलिमेंट का दो रूप ले लिए, जैसे x प्लस डब्ल्यू और y प्लस डब्ल्यू, तो उनकी जो इमेजेस मिलेंगी वो अलग अलग नहीं मिलेगी, एक ही मिलनी चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन कैसे होगा। तो वेल डिफाइंड क्यों हो जाएगा, वेल डिफाइंड इसलिए होगा कि ये इसलिए हो जाएगा वेल डिफाइंड इसलिए हो जाएगा कि राइट, तो ये किस लिए हो जाएगा
कि अगर इत्तेफाक से x प्लस डब्ल्यू बराबर y प्लस डब्ल्यू हो गया तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, जैसे कि अभी आपने याद दिलाया, दिस विल मीन दैट दिस थिंग बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड दिस विल मीन दैट t of x minus y belongs to t of w, and this will mean that tx minus ty. ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि t जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. This is going to belong to tw, and this will mean that tx प्लस w बराबर ty प्लस w. तो कोई खतरा नहीं है. अगर यहां पर दो एलिमेंट जो कि देखने में शक्ल अलग अलग है, x प्लस w और y प्लस w है, विदाउट x बीइंग इक्वल टू y, लेकिन फिर बराबर अगर है तो उनकी जो इमेजेस मिलेंगी tx प्लस w और ty बाई w वो भी बराबर होंगी. दिस इज व्हाट इट सेज. तो ऐसे डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस विल नॉट बी ए वेल डिफाइंड फंक्शन, राइट? दिस इज वेल डिफाइंड फंक्शन. ये तो इसका कारण, ये तो इसका जस्टिफिकेशन हो गया क्यों ये वेल डिफाइंड है. अब इस पे आइए तो इसका कारण ये है कि अगर आपने, अच्छा आई एम सॉरी, ये जो मैंने लिखा है, ये जो चीज, एक और चीज लिखते हैं इसमें, एक चीज इसमें पूरा करना भूल, वो भी बोल दें, क्यों उसको छोड़ दें हम. ये जो है ना, ये जो है, हम यहां तक तो पहुंच गए थे. अब जब यहां तक पहुंच गए थे, इसका इस्तेमाल करेंगे. इसका इस्तेमाल कहां हुआ? डब्ल्यू स्टीन वेरिएंट. इसका इस्तेमाल यहां करेंगे. दिस इज कंटेन्ड इन डब्ल्यू. तो tx माइनस ty बिलोंग्स टू डब्ल्यू. दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग. डब्ल्यू क्यों आ रहा था? बिकॉज टी डब्ल्यू इज कंटेन्ड. तो हमने यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल किया? डब्ल्यू स्टीन वेरिएंट. तो आप देख सकते हैं कि अगर डब्ल्यू टी वेरिएंट सब स्पेस ना होता तो यहां से यहां तक तो पहुंच जाते, यहां भी पहुंच जाते, ठीक है, यहां भी पहुंच जाते, लेकिन ये ना लिख पाते. ये क्वेश्चन हो जाता है इस पर क्वेश्चन हो जाता. और जब ये नहीं हो पाता, ये नहीं लिख सकते थे. तो ये होने के लिए जरूरी है कि इसीलिए हमको मजबूरी में टी को लेना पड़ा, डब्ल्यू को लेना पड़ा टी वेरिएंट सब स्पेस. ओके, तो अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है? अगर हमने ये लिया और दो एलिमेंट्स लिए x प्लस डब्ल्यू, y प्लस डब्ल्यू, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्केलर अल्फा से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्केलर बीटा से. तो हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि ये घूम फिर करके इसके बराबर आ जाए, अल्फा टी बार x प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा प्लस बीटा टी बार y प्लस, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ये इसलिए हो जाएगा बिकॉज दिस इज इक्वल टू टी बार, आपको मालूम है दिस थिंग इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा वाई प्लस डब्ल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू t bar of alpha x plus beta y plus w, and this is equal to इसको मिटा दें आप. this is equal to ये हमारी डेफिनेशन थी t की. तो दिस इज टी बार की डेफिनेशन ये थी. तो टी बार ऑफ एक्स प्लस डब्ल्यू, तो एक्स की जगह यहाँ ये लिखा हुआ है, एक्स की जगह ये लिखा हुआ है. क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी इक्वल टू टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस डब्ल्यू, विच इज इक्वल टू, चूंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी बार तो प्रूव कर रहे हैं, लेकिन ये टी तो दिया हुआ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है.
So I can use this thing and rewrite this thing as alpha tx plus beta ty plus w, and this thing is equal to this thing. This thing is equal to, ये क्या, एक और स्टेप लिख देते हैं, चलिए एक और लिख देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हो गया, ये बराबर हो जाएगा ये बराबर हो गया आपका, ये बराबर हो जाएगा इसके, विच यू कैन राइट एज अल्फा tx plus w plus beta ty plus w, which you can rewrite as alpha tx plus w plus beta ty plus w, and this thing, this whole thing, ये क्या है? ये है t bar of x plus w, ये क्या है? t bar of y plus w, जहां लिखा हुआ है। So this is equal to, this whole thing is equal to this thing. This whole thing is equal to this thing. So this is a well-defined function as well as its linear transformation. तो अगर W T इनवेरिएंट सब स्पेस V का है, तो अगर T बिलोंग करता है AV को, T bar is going to belong to this thing, right? इसका भी इस्तेमाल करेंगे, and one more thing which I'll need is the following. अच्छा, ये चीज आपको याद है कि नहीं? हम लिख देते हैं कि ये चीज आपको याद होगी, अपने BSc से नहीं होगा तो बताइएगा, उसको दोबारा कर देंगे। तो ये है कि if qx is the minimal polynomial of T, and if px is any polynomial satisfied by T, then qx divides px. किसको याद है ये चीज? यस सर। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ इस्तेमाल करते हैं that this is a unique factorization domain, right? Anyway, हम लिख देते हैं क्योंकि 2 मिनट लगेगा। Since this is what is called as a unique factorization domain, therefore division algorithm holds here. Therefore, you can write px as some other polynomial times qx plus rx, where hx or rx be polynomial over the field f है, with, किसी को याद है, with either r is equal to 0 or degree of rx is strictly less than degree of
qx. So this thing happens because of what is called as due to इससे कर देते हैं, due to नेट बहुत सुस्त है, ड्यू टू डिवीजन एल्गोरिथम इन fx, जो कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल जैसे px को आप qx से डिवाइड कर सकते हैं और एक रिमाइंडर टर्म बचेगा. You can divide any polynomial, right? Any polynomial by any polynomial, non-zero polynomial, and the result is going to be this thing. और ये जो टर्म मिलेगा इसको बोलते हैं रिमाइंडर टर्म्स. ये रिमाइंडर वाला हो गया, ठीक है. Such that या तो पूरा डिवाइड कर देगा तो ये 0 हो जाएगा, पूरा डिवाइड नहीं करेगा तो कोई रिमाइंडर बचेगा, ठीक है. जैसे आप 11 को 3 से डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा, 3 3 9, नीचे कितना बचता है रिमाइंडर, 2 बचता है. वही चीज यहाँ पर ये रिमाइंडर हो गया और ये 3 बार किया. ओके, सो ये डिवीजन एल्गोरिथम है. तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देंगे, इनको ऐसे लिख देंगे. तो हमको दिखाना क्या है कि ये इसको डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड करता है. ये कब डिवाइड करेगा, अगर ये 0 हो जाए. अगर ये 0 हो जाएगा तब ये आ जाएगा, इसका मतलब कि qx डिवाइड्स px कितनी बार, hx टाइम्स. तो इतना दिखाना पर्याप्त होगा that this thing is 0. तो अगर ये 0 नहीं हुआ, जगह तुम्हारे पास बहुत कम बची है, बट आई विल जस्ट मूव इट लिटिल वर्ड. ऐसे जाएगा, थोड़ी जगह चाहिए हमको और नहीं जा रहा ऊपर. ओके, सो यू सी ये हमेशा होगा. Now, if Rx is not equal to 0, then you have some trouble, because then what is going to happen? If Rx is not equal to 0, then we note from 1 that pt is equal to ht is equal to qt plus rt. यहां से होना चाहिए. अब ये दिया हुआ है कि this polynomial is satisfied by t, which means this is equal to 0. और चूंकि qt जो था, qx जो था, वो मिनिमल पॉलिनोमियल किसका था, t का था. Therefore qt is also equal to 0. ये भी 0 है, और ये भी आपका 0 है. ये आपको मालूम है that both these things are true. ये भी 0 है, ये भी 0 है. So as a result you will get RT is equal to 0. You'll get RT is equal to 0. ठीक, RT is equal to 0. तो अगर RT is equal to 0 हो गया, इसका मतलब T satisfies this polynomial Rx. T satisfies this. यहाँ देखिए, यहाँ 2 ही संभावनाएं थी Rx के लिए, या तो 0 हो और इसकी डिग्री जो इससे कम हो, स्ट्रिक्टली कम हो. तो अगर आपने इसको 0 नहीं माना तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये निकलेगा. इसका मतलब T satisfies this polynomial. तो यानी कि Rx भी एक पॉलिनोमियल है which is satisfied by T, लेकिन Rx की डिग्री जो है वो Qx डिग्री से स्ट्रिक्टली कम है. तो Qx की जो परिभाषा है, जो मिनिमल पॉलिनोमियल परिभाषा क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री which is satisfied by T. तो अगर आपने इसको होने दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा
जिसकी डिग्री QX से भी कम होगी और T सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर ऐसा हो जाएगा ये चीज वायलेट हो जाएगी कि QX is the minimal product, right? Right? Contradicting the fact that QX is the minimal polynomial, इसको ये वायलेट हो जाएगा। Therefore ये नहीं हो सकता है। Therefore अगर ऐसा हो जाएगा, ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा कि Px will have to be of the form some polynomial into Qx. That is, Qx divides every polynomial which is satisfied by T. So this will prove this thing. इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने कहा सेफ साइड पे इसको दोबारा एक बार आपको बता दें। So you take a picture of this thing. तो कैसे जाएगा ऊपर, क्या हो गया है, बड़ा हाथ ठीक से क्यों नहीं जा रहा है? ओके, इसको छोटा क्यों नहीं हो रहा है, आज ये काम क्यों नहीं कर रहा है ठीक से? अब इसे पूरा पेज आ जाएगा। So now you can take a screenshot of this thing and I'll pass on to the next whiteboard. ठीक है, थोड़ा और बड़ा हो सकता है तो करें, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओह सॉरी, क्या हो रहा है, बहुत स्लो काम कर रहा है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस हो गया। हो गया, ओके। तो ये सब हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। अब हम आ जाते हैं जो हमारा कैनोनिकल फॉर्म्स पढ़ाने का या आपके सिलेबस में इंक्लूड करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोई भी टी दिया हो तो कुछ ऐसा करें, हम वी की कोई ऐसी बेसिस तलाशें कि उसके रिस्पेक्ट में टी की मैट्रिक्स लिखें तो देखने में सरल हो, जैसे डायगोनल, जैसे ट्रायंगुलर, जैसे जो कि अभी आप नहीं जानते, जैसे जॉर्डन फॉर्म में हो, राइट? तो अब हम, तो ये सब तो तैयारी थी, ये सब बैकग्राउंड चाहिए था मेन क्वेश्चन पे हिट करने के लिए। नाउ यू सी, तो पहला हम दिखाएंगे कि कब हम किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बेसिस पा सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में टी की मैट्रिक्स ट्रायंगुलर होगी, राइट? तो आप देखिए कि सपोज आई टेक दिस मैट्रिक्स, तो कंसीडर the matrix 0 1 minus 1 0 over the field R. इसकी एंट्रीज जो है R से आ रही है, राइट? तो इसका बताइए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है? Can somebody tell what is the characteristic polynomial? इसको लिखिए, दिस माइनस लैम्डा आई का मतलब क्या है? एंटी मैट्रिक्स, डायगोनल में 1 सर लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एग्जैक्टली, दैट्स वेरी गुड। आप लोग तो बहुत तेज है भाई, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका ये आ जाएगा, राइट? सो
आइगन वैल्यूज आर क्या मिलेंगी, एक मिलेगी +1, एक मिलेगी -1, राइट। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं, हमारा मतलब इससे था जो आप लिखने वाले हैं No, प्लस माइनस sir. आई मिलेगी। +-i, सॉरी -i लिखना वही चाहते थे, लिख कुछ और है, +-i which are not, ओके ये बड़ा मुश्किल है, which are not in, which are not। तो क्या इससे क्या हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, 10 आइगन वैल्यूज of a square matrix over F may not be in F, right? और आप चाहे इसी को मॉडिफाई कर लीजिए, राइट। Likewise, if T belongs to AV, where V is a vector space over F, then eigenvalues of T may not lie in F। ठीक है, ये एक ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि ठीक है, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम डिफाइन तो आराम से कर लिया हम लोगों ने, आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होती है ना, क्या होता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस फील्ड पर मैट्रिक्स ले रहे हैं या वेक्टर्स पे जिस फील्ड पे है, तो आइगन वैल्यूज पे नॉट लाई ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड, राइट। अब आप इसको देखिए कि इफ A is any triangular matrix, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स खासियत क्या है, मान लीजिए ओवर सम फील्ड F है, तो में क्या होगा भाई, इसकी शक्ल कैसी होगी, इसकी शक्ल क्या होगी, डायगोनल के ऊपर सब 0 होगा। मान लीजिए हमको ये वाला पसंद ज्यादा है, तो सपोज आई राइट कि यहां तो कुछ है, लेकिन यहां सब 0 है, ठीक है। अगर यहाँ सब, इसको क्या बोलते हैं, शायद लोअर ट्रायंगल बोलेंगे, है तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, तो इसमें इस डायगोनल के समेत डायगोनल नीचे हो सकता है कुछ नॉन जीरो हो, लेकिन इसके ऊपर सब 0 है। तो इसकी जो आइगन, इसकी एंट्रीज कहां से आ रही है, F से आ रही है, ओवर F है ना, ओवर F है, इसकी एंट्रीज कहां पर है, सब F में आ रही है। तो अगर मान लीजिए ये, अगर इसको हम लिखते हैं, मान लीजिए ये हमारा होता, मान लीजिए λ1, ये होता मान लीजिए डायगोनल एलिमेंट λn, इसकी आइगन वैल्यूज क्या निकलती, क्या आती, अगर ये मैट्रिक्स, हाँ डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। तो चूंकि डायगोनल एलिमेंट्स ऑलरेडी F में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन all its eigenvalues are in F, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की एक खासियत ये हो गई कि चूंकि शक्ल बड़ी सरल है, उसका आइगन वैल्यू निकालना बिल्कुल सरल है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, x - λ1 into x - λ2 into x - λ, रूट्स आ जाएंगे λ1 λ2 λn, वो पहले से ही F में है, कुछ करना ही नहीं है, यू कैन इमीडिएटली कंक्लूड कि अगर आइगन वैल्यूज आर इन F, ये चीज सही हो गई। रिमार्केबल बात यह है, और ये रिमार्केबल बात है, लेकिन इसका उल्टा प्रूव करना ट्रिवियल नहीं है, और बिल्कुल ये उपयुक्त है जिसको हम थ्योरम बोले, बिकॉज दिस इज ए नॉन ट्रिवियल रिजल्ट। ये कहता है कि
if AV, अब हम सब चीज बार नहीं लिखेंगे, where V is a finite dimensional vector space over F with dimension of V is equal to n. If this belongs to this, और ये चीज अब आ रही इंपॉर्टेंट चीज, and if all the eigenvalues of T lie in F, then बहुत खूबसूरत कंक्लूजन निकल के आता है, then there exists a basis relative to which the matrix of T इसका उल्टा हो गया। अगर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है तो आइगन वैल्यूज तो होनी है, ये उल्टा भी कह रहा है, अगर सारे आइगन वैल्यूज एफ में है तो मजे की बात है कि जो मैट्रिक्स अपने आप ट्रायंगुलर निकल के आ जाएगी। सो दिस इज अ वेरी गुड लुकिंग रिजल्ट, इट्स अ वेरी गुड लुकिंग रिजल्ट, और अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रूफ होगा। हमारा प्रूफ हमको याद तो नहीं, बस मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हर्स्टीन में प्रूफ है, राइट? सो बट एनी बुक विल गिव अ प्रूफ, राइट? हमको ऐसा याद पड़ता है कि हम शायद हर्स्टीन से, हमको बहुत साल से इसको पढ़ाया तो याद नहीं कौन कौन किताबें देखी हैं। सो द प्रूफ वी prove it by induction on n, ठीक है? तो n मतलब डायमेंशन ऑफ v, तो किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कम से कम कितना हो सकता है? बताइए, कोई सोच के बताए कि किसी भी मैट्रिक स्पेस, किसी भी वेक्टर स्पेस का कम से कम डायमेंशन क्या हो सकता है? सर 2। अच्छा बताइए फिर क्यों 2 हो सकता है? जस्टिफाई कीजिए अपने जवाब को। सर एक तो आइडेंटिटी हाँ सर, एक तो आइडेंटिटी रहेगा जिससे कोई जनरेट नहीं होगा, और एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है मैक्सिमम, मतलब आइडेंटिटी के अलावा। क्यों जरूरी होना चाहिए? नहीं क्या तो सर वो तो सिर्फ आइडेंटिटी रह जाएगा उसमें, तो क्या फर्क पड़ता है? आप चेक कर लीजिए कि उससे सारी वेक्टर स्पेस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी कि नहीं, क्या दिक्कत होती है? आइडेंटिटी से तो हो जाती इसका मतलब वेक्टर स्पेस में अगर केवल एंटी एलिमेंट हो तब भी वेक्टर स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बिना एंटी का हो सकता है? असंभव, क्योंकि हर वेक्टर स्पेस में एंटी एलिमेंट तो होना ही होना है, राइट? नल वेक्टर कंपलसरी होता है, नल वेक्टर कंपलसरी। एग्जैक्टली। तो कोई वेक्टर स्पेस ऐसा भी होगा जिसके अंदर केवल नल वेक्टर हो, क्या फर्क पड़ता है? ये ठीक है कि ज्यादातर वेक्टर स्पेस जिनसे हम लोग काम करते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन थ्योरेटिकली संभव है। सो सबसे छोटे साइज का वेक्टर स्पेस वो होगा जिसमें केवल एंटी एलिमेंट हो। चलिए यहां तक तो पहुंच गए। तो केवल एंटी एलिमेंट, उसकी डायमेंशन क्या होगी? जीरो होगी सर। अच्छा 0 होगी, है? तो अगर 0 होगी बेटा, अगर 0 हो गई मान 1 लीजिए, होनी चाहिए। हाँ 1 अच्छा 1 बताइए क्यों होनी चाहिए? सर आइडेंटिटी है उसमें, तो उसी से जनरेट, मतलब एलिमेंट उसके अलावा है नहीं, लेकिन उसको काउंट तो करेंगे बेसिस में हम। नहीं देखो बेसिस के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि बेसिस की परिभाषा क्या है? बेसिस की परिभाषा है
कि अगर मान लो फाइनाइट बेसिस है, फर्स्ट कीजिए, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए n एलिमेंट्स। दो चीजें हैं कि वेक्टर स्पेस का एलिमेंट इससे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दूसरा क्या है कि दीज एलिमेंट शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तो क्या जीरो लीनियर डिपेंडेंट हो सकता है? नो सर। हैं? क्यों नहीं होगा? एक मिनट। हर चीज का सवाल पूछते रहा तो आपको चीजें क्लियर होगी। यू आस्क योरसेल्फ क्यों नहीं हो सकता है? आपने जवाब सही दिया है, बट यू मस्ट आल्सो नो क्यों नहीं हो सकता है। सर क्योंकि वो डिपेंडेंट वेक्टर है। सर क्योंकि वो डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है। तो जीरो नहीं हो सकता बेटा, इसलिए कि अगर ये लीनियर डिपेंडेंट क्या चाहिए कि जब भी अल्फा 1 e1 प्लस अल्फा 2 e2 प्लस अल्फा n en बराबर 0 को, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n को 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने इसको लिखा तो चूंकि ये 0 तो 0 होगा ही, चाहे 0 हो चाहे ना हो, तो आप नॉन जीरो स्केलर्स के लिए भी ऐसा कर सकते हैं दैट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो ये जो है आपका